हेलो नमस्कार, कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। आपके ही क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आइए दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है। सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को प्राकृतिक संख्या बताऊंगा, पूर्ण संख्या बताऊंगा, पूर्णांक संख्या बताऊंगा, परिमेय संख्या बताऊंगा, अपरिमेय संख्या बताऊंगा। तो आइए इस संख्या को डिटेल से जानें। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। सारे बच्चे कलम पेन निकालें और एक एक करके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को नोट करते जाएं। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जिन्हें हम गिनते हैं, यानी गिनने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है समझिए। पूर्ण संख्या यानी ये समझिए, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों पूर्णांक जिसको इंग्लिश वर्ड होता है इंटीजर। फटाफट नोट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि समय नहीं बचा हम लोग के पास। इस चैप्टर को हमें जल्दी खत्म करना होगा। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक।
पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक की बात करें तो यदि हम पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के सभी ऋणात्मक अंक को शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के सभी ऋणात्मक अंक को शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। दोस्तों यदि हम उदाहरण तौर पर बात करें, उदाहरण तौर पर हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसमें हम कौन सी संख्या मिला रहे हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या के सभी ऋणात्मक अंक, यानी -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक। अब बात रह गया कि धनात्मक देखिए दोस्तों, 0 से इधर जितने भी नंबर होते हैं ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 से इधर जितने भी नंबर होते हैं, 0 से इधर जितने भी नंबर होते हैं सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। और जो 0 है दोस्तों, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्तों? अब हम धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? 0 से बड़े वाली संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों यदि हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 से बड़े वाले संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0 से छोटे वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो से छोटे वाले संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है समझिए। परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्यों शून्य के बराबर नहीं हो तब हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। यदि हम परिमेय संख्या की बात करें दोस्तों, तो जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, परंतु क्यों शून्य के बराबर ना हो तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो 0/1 -2/3 4/5 -6/4 -1/2, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब परिमेय संख्या है। 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है। या नोट कीजिए दोस्तों, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते नहीं है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यदि हम अपरिमेय संख्या की बात करें दोस्तों, तो जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो √2 √3 √5 और पाई, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। क्योंकि जो पाई का मान होता है 22/7 है, लेकिन पाई जो होता है एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। पाई का मान 3.14 समथिंग होता है। तो ये जो पाई होता है वो एक्यूरेट मान नहीं देता है, इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। अब हम चलते हैं, अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिए हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या का हम डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को
यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग इसका डिफाइन करेंगे, तभी हम चैप्टर को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर पाएंगे। इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो दोस्तों, यदि वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह हो, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो √2 पाई -1/2 -3/4 5, ये सब क्या है? ये सभी एक वास्तविक संख्या का उदाहरण है। अब हम इस चैप्टर का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उसका नाम है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो नया टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आप लोग को ये जानना होगा प्रमेयिका क्या होता है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है दोस्तों, जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इन्हें हम प्रमेयिका कहते हैं। अन्य आप बोल सकते हैं, प्रमेयिका का डेफिनेशन बोल सकते हैं दोस्तों आप लोग। प्रमेयिका इसको बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेमा। लेमा बोलते हैं, LEMM, ये लेमा। यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इन्हें हम प्रमेयिका कहते हैं। अब इनको जानने के बाद अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम उदाहरण के तौर पर ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 4 और 5,
तो यदि दोनों नंबर को हम कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं तो जो 5 है वो 4 से बड़ा है। इसका मतलब जो 5 है वो 4 से भाग लगेगा। तो 4 का पड़ा 5 नहीं आता, 5 से कम 4 कितना बार में 1, 5 में 4 जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपका रिमाइंडर आया है वो 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी होता है, और जो रिमाइंडर रहेगा वो भाजक से छोटा रहेगा। भाजक से क्या रहेगा? छोटा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि हम इसका डेफिनेशन लिखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का डेफिनेशन लिखें, तो आइए हम लिखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए यह दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए यह अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां शून्य R से छोटा एवं बराबर होता है तथा R B से छोटा होता है। इन्हें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो इसका उपयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने के लिए जिन विधि का हम प्रयोग करते हैं, इस विधि के चरण को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आप बोल सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने में जो विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि के चरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं।
दोस्तों यदि हम उदाहरण की बात करें तो यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो दो धनात्मक पूर्णांक यानी b और a हमें दिया है। इसका मतलब है कि जो a है वो b से बड़ा है, यानी a जो रहेगा वो b से भाग लगेगा। तो भाग लगने के बाद हमें q और r प्राप्त होता है। तो हम पहला चरण में बोल सकते हैं दोस्तों, पहला चरण में हम बोल सकते हैं, पहला चरण में बोल सकते हैं दो, पहला चरण में बोल सकते हैं दोस्तों a और यानी b पूर्णांक a और b का HCF है। और दूसरा चरण में बोलेंगे दोस्तों, दूसरा चरण में हम बोलेंगे, हम दूसरे चरण में ये बोलेंगे कि जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हमें a और b का HCF b प्राप्त होता है। और तीसरा चरण में बोलेंगे दोस्तों, तीसरा चरण में बोलेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक यह प्रक्रिया चलता रहेगा। इस स्थिति में भाजक HCF होगा। यही दोस्तों यूक्लिड विभाजन का 3 चरण है जो कि हमें याद रखना है। और ये जो चरण है दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही काम आएगा। सारे बच्चे इस चरण को बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला उदाहरण बोल रहा है दोस्तों, पहला उदाहरण में बोल रहा है 4092 और 12576 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। 4092 और 12576 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, ये प्रश्न है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा 12576 जो है वो 4092 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12576 है ये 4092 से भाग लगेगा। अब दोस्तों ये 4092 को कितना से गुना करेंगे, जो 12576 से कम चाहे 12576 के बराबर हो, तो हम तीन से गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 में 70, 70 के 7 बजाय में 2 और 3 चौके 12, 6 में 6 जगह 0 बचेगा, 7 में 7 जगह तो 0 बचेगा, और 5 में 3 जगह 5 में 2 जगह तो 3 बचेगा। ये दोस्तों 300 यहीं रह जाएगा, 4092 यहाँ उतरेगा। अब यदि हम बात करते हैं तो एक बार में 300, 9 में 0 जगह 9 बचेगा, 0 में 0 जगह 0 बचेगा, 4 में 3 जगह 1 बचेगा, ये 2 यहाँ उतरेगा। 3 बार में 900, 2 में 0 जगह 2 बचेगा, 9 में 0 जगह 9 बचेगा, 10 में 0 जगह 1 बचेगा, 192 यहीं उतरेगा और 300 यहाँ उतरेगा। एक बार में 192 घटेगा, 8 बचेगा, 9 में 9 जगह 0 बचेगा, 2 में 1 जगह 1 बचेगा, 108 यहीं रहेगा, 192 यहीं उतरेगा। एक बार में दोस्तों 108, 12 में 8 जगह 4 बचेगा, ये 8 में 0 जगह 8 बचेगा और 1 में 1 जगह कट जाएगा, 84 यहीं उतरेगा, 108 यहाँ उतरेगा। एक बार में 84, 8 में 4 जगह 4 बचेगा, 10 में 8 जगह 2 बचेगा, ये 84 दोस्तों यहाँ उतरेगा और 84 यहाँ, सॉरी ये 24 यहाँ उतरेगा और 84 यहाँ उतरेगा। तो 24 दिया 72, 4 में 2 जगह 2 बचेगा, 8 में 7 जगह 1 बचेगा, ये 12 यहीं उतरेगा, ये 24 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 बार में 24। का मतलब है कि शेषफल जहाँ 0 आ जाएगा वो आपका भाजक जो होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो हम यहाँ बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोल रहा है, और इन्हीं के माध्यम से हमें एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दोनों एक ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। चाहे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखें, चाहे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखें, दोनों एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम पहला चरण में देखते हैं दोस्तों। पहला चरण में क्या है, भाज्य क्या है 12576 और भाज्य कितना है 4092 इंटू क्वेश्चन भागफल कितना दिया 3 प्लस आर मतलब था शेषफल कितना है 300। पहला चरण। दूसरा चरण में देखना है दोस्तों, दूसरा चरण में क्या है 4092 ये भाज्य है, ये भाजक है 300 गुना शेषफल ये है 13 और रिमाइंडर कितना है दोस्तों 192। अब हम तीसरा चरण में आते हैं। तीसरा चरण में क्या है भाज्य 300 भाजक 192 भागफल 1 प्लस रिमाइंडर 108। अब हम चौथा चरण की ओर आते हैं 192 108 इंटू भागफल 1 रिमाइंडर 84। अब हम चौथा चरण की ओर आते हैं 108 भाज्य भाजक 84 इंटू भागफल 1 रिमाइंडर 24। अब दोस्तों हम आते हैं पांचवा चरण की ओर, सॉरी
छठे चरण की ओर। छठा चरण क्या है? भाज्य में 84 भाजक 24 इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल 12। अब सातवें चरण में क्या है? 24 भाज्य है, भाजक है 12 और भागफल कितना दोस्तों? 2 और शेषफल कितना आ गया? 0। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रक्रिया में शेषफल 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसमें 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको 0 प्राप्त हो गया है। तो जहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा वो आपका भाजक जो होगा वो एसएफ कहलाएगा, यानी एसएफ कितना हो गया? 4092 तथा 12576 का एचसीएफ 12 है। तो दोस्तों इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में पूछता है और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बता दिया, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज क्लास 10 का वास्तविक संख्या 1.1 लेके आऊँगा। तब तक मेरे वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें और मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।